हाय फ्रेंड्स, लीडर माइंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में। हम देखेंगे किस तरह से तीन शासक जो है, तीन वंश के शासक आपस में कन्नौज के लिए लड़ाई करते हैं। वो शासक कौन से होते हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। और इनके संघर्ष का कारण क्या होता है और इनका निष्कर्ष क्या निकलता है, जीत किसकी होती है, इनसे होने वाले नुकसान के बारे में देखेंगे। और किस तरह से इन लड़ाई की वजह से भारत की शक्ति जो है छीड़ हो जाती है और मुस्लिम साम्राज्य का अधिकार हो जाता है भारत में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत का कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजन हो गया, जो कि भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। इस नई प्रवृत्ति के उदय का मूल कारण विकेंद्रीकरण और क्षत्रिय भावना थी। ये तीनों शक्तियां कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, ये तीनों शक्तियां कौन सी हैं? प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। ठीक, तो ये तीनों शक्तियां कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लगातार 2 शताब्दी तक, लंबे समय तक संघर्ष चला। 2 शताब्दी तक आपस में संघर्ष करते हैं और इस आपसी संघर्ष को त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष कहा गया। इस आपसी संघर्ष को त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष कहा गया है। इसके बाद देखेंगे, ठीक है। ये तीनों शक्तियां गंगा का समृद्ध क्षेत्र, ये तीनों शक्तियां गंगा का समृद्ध क्षेत्र जीतना चाहते थे एवं उस पर अपना अस्थायी अधिकार रखना चाहते थे एवं हर्ष की मृत्यु से उत्पन्न शून्यता का लाभ उठाकर अपनी सर्वोच्चता का स्थापित करना चाहते थे। ये तीनों शक्तियां गंगा के समृद्ध क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहते थे। हर्ष की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो शून्यता उभर के सामने आई थी, मतलब जो केंद्रीय सत्ता जो कमजोर हो गई थी, उसका लाभ उठाकर ये अपना सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे। ठीक, इसके आगे देखें, त्रिकोणीय संघर्ष की जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं? तो त्रिकोणीय संघर्ष की जानकारी जो हमें है, ग्वालियर अभिलेख दिदोरी से और राधापुर के महोबा अभिलेख से मिलता है। आगे देखते हैं त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाले राज्य कौन थे और राज्य की कौन कौन से शासक थे। ठीक, तो गुर्जर प्रतिहार वंश था, दूसरा राष्ट्रकूट वंश था, तीसरा पाल वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ से पहला शासक जो था वो वत्सराज था, जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। और राष्ट्रकूट के तरफ से ध्रुव था। राष्ट्रकूट वंश की तरफ से जो था वो ध्रुव था और पाल वंश की तरफ से जो शासक था वो धर्मपाल था। वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था और ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया। कहने का मतलब, पहले गुर्जर प्रतिहार वंश जो है पाल वंश को पराजित करता है, फिर राष्ट्रकूट वंश जो है गुर्जर प्रतिहार वंश को पराजित करता है। ठीक, तो गुर्जर प्रतिहार वंश में कौन कौन से शासक थे? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, ये शासक थे। और राष्ट्रकूट में पहला तो ध्रुव था, उसके बाद गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष प्रथम और कृष्ण तृतीय, इन शासकों ने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। पाल वंश की तरफ से धर्मपाल था। धर्मपाल सबसे शक्तिशाली शासक था इस वंश का। धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, त्रिकोणीय संघर्ष के कारण देख लेते हैं, क्यों ये संघर्ष शुरू हुआ। इसके संघर्ष शुरू होने के कारण बहुत से हैं। पहला, राजनीतिक स्थिरता। हर्ष के मृत्यु के उपरांत उसका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण आयुध वंश ने कन्नौज पर अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया। आयुध वंश ने कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन ये आगे चल के निर्बल और अयोग्य प्रसिद्ध हुआ। मतलब ये शक्तिशाली नहीं था, ये निर्बल था। केंद्रीय शक्ति का वर्चस्व न होने के कारण कई क्षत्रिय शक्तियां विकसित हुई। केंद्रीय शक्ति का वर्चस्व न होने के कारण कई शक्तियां विकसित हुई, जिसमें से गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका सामना न कर सकने की वजह से आयुध वंश नरेश ने उनकी शक्ति के सामने नतमस्तक हो गया और इन तीनों शक्तियों का ध्यान जो है कन्नौज पर केंद्रित हो गया। इसके बाद यहीं से जो है कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो जाता है। तीनों तरफ से ये तीनों शासक आपस में लड़ते रहते हैं। अगला जो कारण है वो है क्षेत्रीय शक्तियों की साम्राज्यवादी नीति। क्षेत्रीय शक्ति की साम्राज्यवादी नीति। गुर्जर प्रतिहार शासक गुजरात व मालवा के अतिरिक्त, गुर्जर प्रतिहार शासक जो था गुजरात और मालवा पर अधिकार था ही, इसके अतिरिक्त गंगा जमुना के उपजाऊ क्षेत्रों पर, गंगा जमुना का जो क्षेत्र था उपजाऊ था, तो उसके उपजाऊ क्षेत्रों पर, ठीक,
अपना साम्राज्य हासिल करना चाहता था। वहीं देखेंगे राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश ने उत्तर में अपनी प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे और पाल शासक पश्चिम में अपनी सत्ता बनाना चाहते थे। इसलिए तीनों शक्तियां जो है आपस में लड़ चुकी। जमुना पर अधिकार कर आगे बढ़ना चाहते थे, जिससे यह युद्ध संभव नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा कारण क्या था? कन्नौज का केंद्रीय नगर होना। क्योंकि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ उस समय उसी के बाद जो है पाटलिपुत्र का भी पतन हो जाता है और उसका जो जगह होता है वो कन्नौज ले लेता है। ठीक है, तो कन्नौज का केंद्रीय नगर होना ये भी एक कारण था। कन्नौज नगर ने राजधानी का रूप प्राप्त करके विकसित होना प्रारंभ कर दिया। कन्नौज नगर राजधानी का रूप प्राप्त करके विकसित होना प्रारंभ कर दिया। वह व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक, यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, यहाँ पर भूमि भी उपजाऊ थी। वह साथ ही धार्मिक कारणों से भी विख्यात था। कन्नौज जो है धार्मिक कारणों से भी विख्यात था। इसी प्रसिद्धि व केंद्रीय नगर होने के कारण यह विख्यात नगर रणभूमि में परिवर्तित हो गया, मतलब युद्ध के क्षेत्र की तरह विकसित हो गया। इसी के लिए युद्ध होने लगा। अगला जो कारण है राष्ट्रकूटों का गुर्जर प्रतिहार वंश के आपसी मतभेद। राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश के आपसी मतभेद की वजह से भी यह त्रिकोणीय संघर्ष माना जाता है। 9वीं शताब्दी में एक साथ यह दोनों शक्तियां अति शक्तिशाली रूप से उभर के आई। 9वीं शताब्दी में, ठीक है, ये दोनों शक्तियां एक साथ उभर कर सामने आई। जब गुर्जर प्रतिहार भी केंद्रीय होते हुए कन्नौज को हथियाना चाहते थे, तो राष्ट्रकूट ने उनके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए युद्ध करने की कोशिश की एवं अपनी कीर्ति फैलाने का प्रयास किया। तो इन दो शक्तियों में युद्ध के लिए आवश्यक परिस्थिति ने जन्म ले लिया। इसी वजह से ये दोनों आपस में लड़ने लगे। आगे देखते हैं। अगला जो कारण था धर्मपाल का महत्वाकांक्षी होना। हर्ष के समय का शक्तिशाली बंगाल प्रदेश, जो कि गौड़ वंश के शशांक नरेश के अधिकार में था, उसकी मृत्यु के पश्चात अत्यंत निर्बल हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात बंगाल जो है अत्यंत निर्बल हो गया। जनता ने परेशान व निराश होकर गोपाल नामक एक सेनापति को शासक निर्वाचित किया। जनता जो है, क्योंकि वहाँ पर अराजकता और अशांति छा गई थी, इस वजह से जनता जो है निराश होकर एक गोपाल नामक सेनापति को वहाँ का राजा बना दिया, जिसने राजा बनते ही बंगाल में शांति स्थापित कर दी। क्योंकि ये बहुत ही बुद्धिमान राजा था, तो ये राजा बनते ही ये बंगाल में शांति स्थापित कर दी। उसके उत्तराधिकारी धर्मपाल उसी का उत्तराधिकारी है। तो उसके उत्तराधिकारी धर्मपाल ने अपने पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाया। धर्मपाल ने बंगाल का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिम क्षेत्र को चुना और इसके लिए उसे कन्नौज पर सर्वाधिक उपयुक्त इसके लिए उसको कन्नौज जो है सर्वाधिक उपयुक्त लगा। राष्ट्रकूट व गुर्जर प्रतिहार के आपसी मनमुटाव का लाभ उठाते हुए उसने जो है धर्मपाल ने कन्नौज के माध्यम से उत्तरी भारत पर अपना अधिकार जमाया। धर्मपाल का बढ़ता प्रभाव राष्ट्रकूट व गुर्जर प्रतिहार को सहा नहीं जा सका। ठीक है, धर्मपाल का जो है बढ़ता प्रभाव राष्ट्रकूट और प्रतिहारों को सहा नहीं गया। उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष घोषित कर दिया। तो ये भी एक कारण बन जाता है त्रिकोणीय संघर्ष का। ठीक है, त्रिकोणीय संघर्ष जो हुआ उससे उत्पन्न परिस्थितियां क्या थी, अब उसको देख लेते हैं। लगभग दो शताब्दी तक चलते संघर्ष के प्रभाव तो पड़ने स्वाभाविक थे। भाई 2 शताब्दी तक जब संघर्ष चलेगा तो उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, जो कि निम्न प्रकार से है। पहला क्या है? तीन शक्तिशाली शक्तियों का ह्रास हुआ। जैसे राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालवंश के शक्तियों का ह्रास हुआ। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ यह संघर्ष 10वीं सदी के अंत तक चलता रहा। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में संघर्ष ये शुरू हुआ था और 10वीं सदी तक चलता रहा। अगर यह समय युद्ध में व्यय न होता तो उत्तर भारत का दृश्य कदापि कुछ और ही होता। इस युद्ध ने इनका विनाश कर दिया। युद्ध की वजह से बहुत सारे विनाश हुए, बहुत सारे हास हुए। ठीक, अगला कारण जो था सामंतवादी नीति का प्रबल होना। हर्ष की मृत्यु के उपरांत इन तीन शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के उपरांत इन तीन शक्तियों का उदय हुआ तथा इसके पश्चात इनका विनाश व सामंतवाद का प्रबल होना देखा जा सकता है। कई सामंत स्वतंत्र हो गए और भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। ठीक है, केंद्रीय शक्ति के अभाव में
चंदेल, चालुक्य, चोल और चौहान वंशों का उदय हुआ। इन दोनों त्रिकोण शक्ति जो थी, त्रिकोण संघर्ष था, ये आपस में लड़ रहे थे, इसलिए इनकी शक्तियाँ जो छीड़ हो गई थी और इनकी शक्तियाँ छीड़ हो जाने के कारण बहुत छोटे-छोटे राज्य उभर के सामने आए और बहुत छोटे-छोटे वंश भी उभर के सामने आए जो आगे चल के शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रतिहार शक्ति की सर्वोच्चता। प्रतिहार शक्ति की सर्वोच्चता। अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने के बावजूद प्रतिहार शासकों को अंततः विजय की प्राप्ति हुई। त्रिकोणी संघर्ष में प्रतिहार शासक का विजय हुआ था, लास्ट में प्रतिहार शासक ही जीते थे। प्रतिहार नरेश अपनी साम्राज्यवादी नीति पूर्ण करने में सफल हुए। उत्तरी भारत पर प्रतिहारों का आधिपत्य स्थापित हो गया। ग्वालियर एवं महोबा अभिलेख के अनुसार करनाल जिला में प्रतिहार साम्राज्य का भाग बन गया। ग्वालियर व महोबा अभिलेख के अनुसार करनाल जिला भी प्रतिहारों का साम्राज्य बन गया था। प्रतिहार नरेश विशेषतः मिहिर भोज प्रतिहार नरेश में मुख्य रूप से मिहिर भोज जो है मुसलमानों का कट्टर विरोधी था। मिहिर भोज मुसलमानों का कट्टर विरोधी था। और देखते हैं, कन्नौज की प्रतिष्ठा में कमी आ गई। इस युद्ध की वजह से कन्नौज की प्रतिष्ठा में कमी आ गई, क्योंकि बहुत सारा नुकसान होता था। हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज भारत की राजधानी का प्रतीक बन गई थी। ठीक है, कन्नौज का व्यापार, व्यवसाय आदि सभी संघर्ष में नष्ट हो गए। कन्नौज पर शासन करते आयुधवंशी शासक इन तीनों शक्तियों की कठपुतली बन गए थे। आयुधवंशी शासक जो हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उत्तराधिकारी न होने के कारण आयुधवंश जो था उस पर शासन कर रहा था, लेकिन वो निर्बल साबित हुआ। और इन तीनों शक्तियाँ, ये तीनों शक्तियाँ कौन? राष्ट्रकूट, पाल और ये प्रतिहार, इन तीनों शक्तियों के हाथ का कठपुतली बन गया था। ठीक, आगे क्या हुआ एक देखते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों का विरोध करने में सफलता। मुस्लिम आक्रमणकारियों का विरोध करने में असफलता साबित हुआ। पारस्परिक मतभेदों के कारण भारत के शासक अरब के मुसलमानों का कड़ा प्रतिरोध नहीं कर पाए, क्योंकि आपसी मतभेद था। इस वजह से विदेशी जो आक्रमण हुए उसका जो है मिलकर लोग विरोध नहीं कर पाए। ठीक, शासक भी आपसी वैमनस्य के कारण उनके आक्रमण को रोक नहीं पाए तथा इस प्रकार इस त्रिकोणी संघर्ष ने भारत पर तुर्कों को अपनी राजनीति प्रभुत्व स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक, लास्ट में क्या हुआ? उपयुक्त वर्णन से यह प्रमाणित होता है कि हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तरी भारत में उत्पन्न शून्यता कभी भी भर नहीं पाई तथा जो राज्य एकमात्र हर्षवर्धन के अधीन था वह इन तीनों महाशक्तियों में, गुर्जर, प्रतिहारों में, राष्ट्रकूटों में व पालों में, ठीक है, की प्रतिस्पर्धा को केंद्र बन गई। इन तीनों शक्तियों का उदय व पतन एक साथ व लगभग एक समय में हुआ। इन तीनों शक्तियाँ जो थी एक साथ उभर के आई थी और लगभग पतन भी एक ही साथ इनका हो गया, केवल त्रिकोणी संघर्ष की वजह से। तीनों शक्तियाँ जिस प्रकार सामंतवादी नीति का प्रभाव थी, उसी प्रकार उन्हें अपने राज्यों में भी सामंतों की स्वतंत्रता प्रवृत्ति का सामना करना पड़ा। अनेक शक्तियाँ जैसे परमार, चंदेल, चालुक्य, चोल, चौहान और गंग आदि जो थीं स्वतंत्र हो गई तथा केंद्रीय शक्ति की अनुपस्थिति तथा स्थानीय शक्तियों में राष्ट्रीय एकता तथा आपसी सहयोग के अभाव में मुसलमानों के लिए भारत विजय मार्ग का प्रशस्त रास्ता खुल गया। और लास्ट में क्या हुआ कि मुसलमानों का कब्जा हो जाता है भारत पर इन त्रिकोणी संघर्ष की वजह से। ठीक, तो ये था त्रिकोणी संघर्ष।